हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार डी कुमार आईसीएस एकेडमी में। स्वागत है आपका। तो हम लोग गैर संवैधानिक निकायों को पढ़ रहे हैं और गैर संवैधानिक निकायों में भी विशेषकर आज हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पर बात करने जा रहे हैं। मानव अधिकार आयोग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आयोग है, क्योंकि आए दिन व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन होता रहता है। तो ये जो न्यायालय है, आपको बता दें, ये सिविल न्यायालय की शक्तियां भी धारण करता है और बहुत इम्पोर्टेंट आयोग है। इसके हम लोग को कार्य देखेंगे, इसकी संरचना देखेंगे, ये वेतन भत्ते कहाँ से प्राप्त करता है और इसकी जो सलाह होती है क्या सरकार पर बाध्यकारी होती है या नहीं होती। तो सारे इससे जुड़े हुए प्रावधान देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि संसद ने एक अध्यादेश पास करके 1993 में इसकी स्थापना की। संसद ने एक अध्यादेश पास करके इसकी स्थापना की। अध्यादेश क्या होता है आप अध्यादेश वाले वीडियो में देख लें। तो सामधिक निकाय बताया था हमने बताया था कि ये एक सामधिक निकाय है। सामधिक निकाय का मतलब होता है जब संसद विधि बनाकर किसी आयोग की स्थापना करती है तो उसे हम सामधिक निकाय कहते हैं। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी और ये एक सामधिक निकाय है, यानी याद रखिएगा ये संवैधानिक नहीं है। कई बार प्रारंभिक परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय नहीं है। तब आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से संवैधानिक आयोग हमने बताया था जब संविधान के किसी प्रॉपर अनुच्छेद में उसका उल्लेख कर दिया जाता है तो उसे हम लोग संवैधानिक आयोग कहते हैं। और जब संसद विधि बनाकर किसी आयोग की स्थापना करती है तो उसे हम सामधिक आयोग कहते हैं। इसकी संरचना पर अगर हम बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्षों की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो जो मुख्य अध्यक्ष होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट होता है कमीशन का, तो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत का सेवानिवृत्त का मतलब रिटायर्ड सीजीआई होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, आपको मालूम है उनकी जो वर्तमान सदस्य संख्या है 1+33 है, ठीक है। तो 33 में से कोई एक हो सकता है या भारत का रिटायर्ड सीजीआई। अगर सदस्यों की योग्यता की बात करें तो सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है, एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। और एक सदस्य क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। इनके जो अन्य 3 सदस्य होंगे, 3 सदस्यों को मानवाधिकारों से संबंधित जानकारी या अनुभव होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, जो अध्यक्षों की योग्यता होगी, इसमें ये एक 6 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। तो जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष के लिए योग्यता है कि वो रिटायर्ड सीजीआई होना चाहिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, रिटायर्ड सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो। फिर इसके बाद जो अन्य 5 सदस्य हैं उनके लिए योग्यता निर्धारित है कि वो उच्चतम न्यायालय का कोई कार्यरत न्यायाधीश हो या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या फिर उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। और जो 3 अन्य होंगे उनके लिए योग्यता है कि उन्हें मानव अधिकारों से संबंधित जानकारी हो। जब मानव अधिकारों से संबंधित जानकारी होगी तभी वो काम कर पाएंगे, इसलिए ऐसा प्रावधान रखा गया है। और 7 अन्य पदेन सदस्यों को होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने 6 सदस्य बताए, इनके ये अतिरिक्त होंगे 7 अन्य पदेन सदस्य। तो ये कहां से होंगे? इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोग, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या होना चाहिए? तो कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वो भी एक
जो गठित समिति के आधार पे, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति के आधार पे। और उस समिति में कौन कौन होगा, तो उस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री होंगे, और लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, राज्यसभा में विपक्ष का नेता होगा, और डेप्यूटी चेयरमैन होंगे, और ठीक है, डिप्टी चेयरमैन होंगे, और लोकसभा स्पीकर होंगे। फिर से ध्यान दीजिए, इस समिति में कौन कौन होगा, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक गठित समिति के आधार पर की जाएगी। और उस समिति में कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे यानी होम मिनिस्टर्स होंगे, यानी गृह मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और लोकसभा स्पीकर होंगे। लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, और डेप्यूटी चेयरमैन यानी उपसभापति होंगे। ठीक है, ये 6 लोगों से जो गठित समिति होगी, ये राष्ट्रपति को सलाह देगी कि किसे नियुक्त किया जाए। इसके बाद राष्ट्रपति अध्यक्ष वो सदस्यों को निम्नलिखित आधार पर हटा सकता है। तो कौन कौन से आधार होंगे जिन पर राष्ट्रपति इन सदस्यों को हटा सकता है, तो यदि वह पागल हो जाए, या दिवालिया हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, या वह लाभ का पद अर्जित करता हो। लाभ का पद माने कोई ऐसा पद जो केंद्र और राज्य सरकार के अधीन हो, जिसके बदले पेंशन और वेतन भत्ता मिलता हो। तो यदि किसी न्यायालय द्वारा अपराध का दोषी ठहरा दिया गया हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं, आप इनको याद रखिएगा। इसके अलावा साबित कदाचार और दुराचार के आधार पर, ठीक है, साबित कदाचार, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और अनेबल टू डू द वर्क। ठीक है, इन साबित कदाचार और दुराचार के आधार पर राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, लेकिन इन्हें कार्यकाल की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राष्ट्रपति इन्हें तभी हटा सकते हैं जब उच्चतम न्यायालय ने क्या की हो, ऐसी जांच की हो। ठीक है, साबित कदाचार और असमर्थता की जांच उच्चतम न्यायालय ने की हो, तब इन्हें राष्ट्रपति हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं। वेतन भत्ता, चूंकि केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं, और ये अपनी रिपोर्ट, इनका वार्षिक प्रतिवेदन या विशेष रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को ही देते हैं। कार्य क्या होगा, मानवाधिकारों के उल्लंघनों की जांच करना। ठीक है, मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, न्यायालय में लंबित मानवाधिकारों से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, जेलों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना और उसमें सुधार के लिए सिफारिश करना। ठीक है, मानवाधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए विधिक व संवैधानिक उपबंधों की समीक्षा करना, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। ठीक है, तो इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है, और आयोग कहीं भी पूरे देश में संबंधित कार्यालय स्थापित कर सकता है। आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। आयोग केंद्र व राज्य सरकारों से रिपोर्ट भी मांग सकता है। ठीक है, और कुछ और इम्पोर्टेंट और भी तथ्य हैं, जैसे कि इसकी भूमिका क्या होगी। तो आयोग की जो सलाह है सरकार पर, वो बाध्यकारी नहीं होगी, सलाहकारी होगी। ठीक है, यानी सरकार को ये सलाह दे सकता है, किसी भी प्रकार का कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति या आर्थिक मदद नहीं दे सकता, और ये किसी भी ऐसे मामलों को नहीं देखता जिसमें 1 वर्ष से ज्यादा का समय लग गया हो। ठीक है, तो आयोग ऐसे किसी भी मामले की जांच नहीं करता जिसका समय 1 वर्ष से अधिक हो गया हो। ठीक है, तो ये हमने देखा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानव अधिकार आयोग। और आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है या संवैधानिक निकाय है। तो आप बराबर नजर बनाए रखे रहिएगा कि कौन सा संवैधानिक है और कौन सा संवैधानिक नहीं है। हमने आपको बताया था संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, और निर्वाचन आयोग, और SC/ST आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, ये सब संवैधानिक आयोग हैं। इसके अलावा जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं वो गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, कल हम लोगों ने नीति आयोग को भी पढ़ा था, तो बताया था वो ना संवैधानिक था और ना ही वो वैधानिक था। ठीक है, तो
किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी हम जब पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे तो लास्ट टाइम पे जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को कवर यहीं सॉल्व करवाएंगे आपको कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।